मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों इसलिए करते हैं। कहते बस इसलिए। कहते मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त को इतने मेहरबान क्यों है? ऐसी भी क्या दोस्ती है आज के जमाने में? कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ। ये जो केजरीवाल है ना, सॉरी मेरी गलती, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, क्या आप सदन में गप्पे मारने आते हैं या फिर ऑपोजिशन के बारे में कहानियां सुनाने आते हैं? जब भी देखो आप किसी न किसी को कहानियां सुनाते रहते हैं, या तो आप अपनी कहानियां सुनाते हैं, या आपके वैसे फेवरेट टॉपिक तो मोदी जी हैं, उन पे आप पूरे टाइम कहानियां सुनाते आते हैं, कभी इस बात पे कभी उस बात पे। अरे आप दिल्ली सदन में आए हो तो दिल्ली की प्रगति कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करो ना, और प्रगति को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस बारे में बात करो, दिल्ली के बेनिफिट के बारे में बात करो। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सदन चल रहा है तो टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहा है ना, आपके जेब से थोड़ी ना जा रहा है। और वैसे भी आपके हिसाब से आपके अगर जेब से जा नहीं रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी आप टूटे फूटे वैगनआर से स्कॉर्पियो में आ गए हो, कुछ दिनों बाद जाके या कुछ सालों में आप स्कॉर्पियो से वो रोल्स रॉयस तक आ जाओगे। वैसे भी सारा पैसा तो हम टैक्स पेयर्स का ही है, आपको क्या फर्क पड़ता है? केजरीवाल जी, यू आर लिविंग ए थग लाइफ, ठीक है ना, और बाकी टैक्स पेयर्स तो गधे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी एसबीआई को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया पीएफ वालों को भी बोला इसको पैसे दो, सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है। क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है? ये जो केजरीवाल है ना, सॉरी केजरीवाल जी, आप ना एक नंबर के दोगले टाइप के बंदे हो। वैसे भी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बात तो सच्ची है, आप थोड़े से दोगले टाइप के इंसान हो। क्योंकि आपको एक हिंडनबर्ग जैसे दलाल, हिंडनबर्ग का जो बंदा है वो एक शॉर्ट सेलर है, और एक्चुअली शॉर्ट सेलर को हम दलाल ही कहते हैं एक तरीके से। एक हिंडनबर्ग के दलाल और उस दलाल के बनाए हुए रिपोर्ट पे आपको इतना भरोसा है, लेकिन अपने देश के इंडस्ट्री और अपने देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो मोदी जी है क्यों ना बचे इंडस्ट्रियलिस्ट को? मुझे एक रीजन दीजिए कि हमारे देश के नेता या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों ना बचाए। वैसे केजरीवाल जी, आपको कोई आइडिया भी है कि इकोनॉमी कैसे चलता है, ये इकोनॉमी कैसे खराब होता है? अगर अचानक से अदानी जैसा जाइंट इंडस्ट्री कोलैप्स करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी को भी हिट करेगा। और अगर अदानी जैसा जाइंट कोलैप्स या फिर बंद हो जाता है, डूब जाता है, तो आपको कोई आइडिया है कि जितने लोग हैं, वैसे आपको पता ही होगा कितने एम्प्लॉयज हैं अदानी ग्रुप में, ठीक है ना, अचानक से इतने सारे लोगों का क्या होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, छोड़िए लोगों की बात, आपके हिसाब से तो आप तो लोगों की फिक्र है नहीं, वैसे अगर फिक्र हो तो दिल्ली अच्छे से संभालते, उसको छोड़ दीजिए। अगर एक बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी एक देश में बंद हो जाती है या डूब जाती है, तो क्या उस देश की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? हाँ, क्या आपको इस बात का आइडिया है या नहीं है? और अगर आइडिया नहीं है तो जिस बात पे आइडिया नहीं है उस बात की बात क्यों करते हैं? वैसे मुझे पता है आप क्यों बात कर रहे हैं, आप वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत ही खास इंसान हैं, इसलिए आप हिंडनबर्ग जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। खैर, उतना भी मुश्किल नहीं है, कभी कभार आपको समझना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, मोदी जी जो है वो अदानी को नहीं बचा रहे हैं, एक तरीके से सही तरीके से देखा जाए तो वो इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं, और वो बहुत टाइम से चल रहा है। कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, केजरीवाल जी आपके पीछे एक आंटी बैठी है। वैसे आप सभी देख सकते हैं केजरीवाल जी के पीछे एक आंटी बैठी है, और मैं बहुत ध्यान से उनको नोटिस कर रहा था। ये जो आंटी केजरीवाल जी के बैठी है, उनका रिएक्शन देखिए, कमाल का रिएक्शन है।
ऐसी रिएक्शन दिया दे रही हैं जैसे जो स्वयं ब्रह्म भगवान हैं वो खुद जमीन पे उतर के आए हैं और दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, और आंटी जी पीछे बैठ बैठ के वो दिव्य ज्ञान जो है परमात्मा से प्राप्त कर रही हैं। अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है। अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। फिर उसने मेरे को एक एक करके, मैं बड़ा, अरे केजरीवाल जी आप फिर से वही बातों पे आ गए जिसका कोई बेस नहीं है। वैसे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप जो बातें कर रहे हो, ठीक है ना, और आप ये भी नहीं बता सकते कि किस बीजेपी के बड़े नेता ने आपसे ये बात की। आपको बस यहाँ पे कहानियां सुनानी होती है, वो भी उस सदन में जो सदन हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहा है। खैर एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप कह रहे थे हवस होती है, ठीक है ना, चलिए ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं, मोदी जी में हवस है पैसों का, ठीक है। वैसे मोदी जी तो देश के नंबर 1 या दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट इंसान बनने से रह गए। खैर आप दिल्ली के अच्छे और नंबर 1 सीएम कब बनेंगे? और एक तरीके से कहा जाए हवस तो आप में भी है सर जी, क्योंकि आप ही ने तो पूरी कोशिश की थी, आप जी ने, सिसोदिया जी ने मिलके पूरे दिल्ली को एक दारू के ठेके का अड्डा बनाने का। हर मोहल्ले में आप दारू के ठेके खोल रहे थे, वो भी प्राइवेट में, एक पे एक फ्री, है कि नहीं? तो इसमें आपका भी तो हवस छुपा हुआ था कहीं ना कहीं। धीरे 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 उसकी बातों पे पहले तो मैं एकदम शॉक हो गया, ये कह क्या रहा है कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है। फिर मैं धीरे धीरे उसने एक एक करके बातें खोल के समझानी चालू की। कहता है मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्सा हैं। राजापाक्सा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्सा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये बात कैसे निकली? वहां का जो बिजली बोर्ड है श्रीलंका का, जैसे अपने यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है, असेंबली की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे उनकी भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्सा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेट। केजरीवाल जी आप ना महान हो, आप अंतर्यामी हो। आपको आपको इतनी चीजें पता है ना कि जितना दुनिया के असली भगवान को भी नहीं पता हो सकता। अरे सर अगर आपको इतना ही चीजें मालूम है, अगर आप इंसान को इतना अच्छे से समझ रहे हो तो दिल्ली अच्छे से चला दो ना। दिल्ली का हाल तो बेकार कर रखा है आपने। दिल्ली तो आपसे समझा जा नहीं रहा है, आप मोदी जी को समझने चले। खैर छोड़िए, बात वो नहीं है। केजरीवाल जी आपको एक चीज हम पूछना चाहते हैं, मतलब छोटा सा एक सवाल है,
ये भी एक परसेप्शन ही है, वो भी आपके नॉलेज के ऊपर। वो ये है कि आपको क्या लगता है ये जो यूएस है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनके जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज है और इनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं दूसरे देशों में से, जो जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज या फिर प्रोग्रेसिव कंट्रीज बोलते हैं, वहां से जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको क्या लगता है ऐसे-ऐसे ही मिल जाता है क्या? हवा में मिल जाते हैं क्या? या फिर उन कंपनी के बहुत अच्छी क्वालिटी है इसीलिए मिलता है उनको? वैसे आपके हिसाब से तो अगर कोई भी चीज देश के बाहर का हो तो वो अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसे-ऐसे मिल जाता है क्या? खैर आप क्या बोलेंगे, मैं ही बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स आपको भी मालूम है और मुझे भी थोड़ा बहुत समझ तो आ ही रहा है आजकल बहुत लोगों को देखकर। क्योंकि जितना मैंने देखा है उस हिसाब से यूएस में जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं या फिर जितने भी डिप्लोमैट्स, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग प्रेशर डालते हैं दूसरे देश के कंपनीज पे या फिर दूसरे देश के गवर्नमेंट पे कि वहाँ के जो बड़े-बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वो अपने देश के किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाए। अगर वो ले सकते हैं तो हमारा देश क्यों नहीं ले सकता? बस हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम आपको यही है। कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मोदी जी करे तो वो देशद्रोही है कि नहीं? मोदी जी करे तो वो बेईमान है, मोदी जी करे तो वो अदानी प्रेमी है। अरे सर जी, केजरीवाल जी एक बात सुनिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे ना, जब वो गुजरात के सीएम थे, तब भी बहुत बाहर के प्रोजेक्ट्स गुजरात में लेके आए थे। अब प्रधानमंत्री बने हैं तो बाहर के बहुत प्रोजेक्ट्स इंडिया में लेके आ रहे हैं। वैसे आप बताइए ना, आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आप लाए हो दिल्ली में, जिससे दिल्ली का फायदा हुआ है। देश को तो छोड़ ही देते हैं, दिल्ली का फायदा हुआ है। शराब के अलावा, शराब ठेके के अलावा कोई और बता दो मुझे, ठीक है ना? के लिए सरकार ने उनकी नीलामी करी हुई, प्राइवेट प्लेयर आके लोग, उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं, कहते हैं भाई सड़क जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते? आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर लिए। आज 2021 नवंबर में एयरपोर्ट टेक ओवर किए, 2023 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर आज एयरपोर्ट का 30%, पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है, बिजनेस है, उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास है। 30%, 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, इतने एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के पास है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहां बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। ये इधर तो सुनते थे, हरियाणा की तरफ एक पिच्ची, इधर इसकी फैक्ट्री भी छीन ली, पंजाब में भी सुनते थे इसकी भी फैक्ट्री छीन ली, इसकी। पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडागर्दी मची पड़ी है कि ईडी की रेड करा देते हैं, सीबीआई की रेड करा देते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं और कहते हैं तो फैक्ट्री दे दे और या जेल जा। ये क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? वैसे एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में और जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं उसके बारे में मैंने काफी पढ़ा है। आप अगर सही मायने में देखोगे तो कुछ चीजें आपको अलग लगेंगी, लेकिन पूरी तरीके से वो सच नहीं है। केजरीवाल जी अपने हिसाब से एक अपने परसेप्शन और अपने सोच के हिसाब से इसको एक अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
जो कि इनका तरीका है। वैसे भी इनका तरीका कभी काम आया नहीं है, अपने लिए तो काम नहीं आया, सिवाय अन्ना हजारे के स्टेज का यूज करने की इनके लिए कुछ भी काम नहीं आया। खैर जो भी हो, मेरा कहना ये है कि एयरपोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिनको भी एयरपोर्ट के बारे में जानना है कि ये एक्चुअली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्या क्या रूल्स है क्या नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा। उसका नाम वो है IBEF.org। इस वेबसाइट में आप जाइए और इधर में एविएशन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, और इस एविएशन पर में हमने क्लिक करके आप पूरा का पूरा पढ़िए पहले। वहां पे बहुत डिटेल्स दिए हुए हैं और उस डिटेल को पर्टिकुलर तरीके से आप पिन पॉइंट करिए, पॉइंट बनाइए, और उस हर डिटेल्स के जो पिन पॉइंट्स या पॉइंट्स होंगे, मेजर पॉइंट्स, उसको आप इंटरनेट या गूगल में अलग से सर्च मारिए, ठीक है ना। ये जो एयरपोर्ट, ये जो मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, कृष्णापट्टनम पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, और भी ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट से 30% बहुत कुछ बात कर रहे थे। ये केजरीवाल जी क्या बताएं, केजरीवाल जी एक हेल्यूसिनेटेड इंसान है, ठीक है ना। उनकी बातों का आप भरोसा नहीं कर सकते, उनको अपने खुद के बात पे भरोसा नहीं, वो क्या बोलते रहते हैं, और वो पीछे आंटी भी बैठी रहती है, पता नहीं क्या ही दिव्य ज्ञान वो प्राप्त करती रहती है। लेकिन ये एक अलग चीज है, केजरीवाल जी बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, और केजरीवाल जी जो भी कह रहे हैं उनका कोई फिजिकल एविडेंस या विटनेस है नहीं। वो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं एक देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए। वैसे भी ऑपोजिशन का यही काम रहा है, कोई भी देश का अगर अच्छा काम करने जाए तो सब मिलके पीछे पड़ते हैं उसको आउट करने के चक्कर में, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो रही है ना। खैर जो भी हो, आप लोगों को अगर एयरपोर्ट्स के बारे में जानना है, ये जो एयरपोर्ट्स या फिर उसके साथ साथ जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में भी जानना है, तो आप आराम से बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आप RTI में भी जा सकते हैं। नॉर्मल इंसान भी RTI में जाके कुछ भी चीज़ के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन पॉलिटिशियंस के पास भी नहीं होता है, वैसी इन्फॉर्मेशन आप लेके आराम से खुद को बता सकते हैं कि सच क्या है। एटलीस्ट आपको पॉलिटिशियंस, मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सच और झूठ में क्या फर्क है। 2014 में, अभी जो किसी जी ने कहा, 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया आपने देश को। देखो देखो पीछे आंटी को देख रहे हो ना, उनका रिएक्शन देख रहे हो ना, कितना दिव्य ज्ञान वो बटोर रही है, मजेदार है ना। वैसे केजरीवाल जी एक और चीज तो मैं बोलना भूल ही गया दर्शकों को, वो ये है कि आप बहुत कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे ना, ये अंबुजा सीमेंट्स में, ACC, ये बहुत सारी बातें कर रहे थे ना आप, और वो भी कृष्णापट्टनम फोर्ट, उसके बारे में मैं एक और चीज बोलना भूल गया। वो ये है कि अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि इन कंपनीज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अदानी के टेक ओवर से पहले ये कंपनी किसके अंडर थे, और इस कंपनी के शेयर्स और स्टेक्स कितने इंडियन लोगों के पास थे और कितने इंडिया के बाहर के लोगों के पास थे, कौन कौन से देश थे वो भी जरा अच्छे से पढ़िएगा, तब ये पूरा खेल आप समझ जाएंगे। एक्चुअली ये गेम पूरा लेफ्टिस्ट है, सही तरीके से। वैसे मैं लेफ्टिस्ट को बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एक जमाने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब जो लेफ्टिस्ट आइडिया है वो एक लेफ्टिस्ट कम सेल्फिश आइडियाज हो गए हैं। खैर आगे देखिए। 2014 में 609 नंबर पे थे, अब ये सेकंड रिचेस्ट बन गए, अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं ये तो। लेकिन कुदरत है, कुदरत तो बड़ी ताकतवर है। किसने सोचा था एक दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा। 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने, सारी सरकारें जितनी आई सबने मिलके 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत सरकार ने। 2014 से 2022 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, दुगने से भी ज्यादा। जितना 67 साल में लिया था उतना 7 साल में ले लिया। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया कहां? ये सारा इनकी जेब में गया। तो मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप तो GST देते हो, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूध पे, दही पे, हर चीज पे GST देते हो। वो GST का पैसा जाता है जनता की उसमें खजाने में, वहां से वो जाता है अडानी के खजाने में, और वहां से वो जाता है मोदी जी के खजाने में। वैसे केजरीवाल जी, फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे आप केजरीवाल जी कहना मैं बंद कर रहा हूँ, आपको केजरीवाल बाबा बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है। इतना पता है कि जो लोग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। खैर केजरीवाल बाबा, एक बात मुझे बताइए, खजाना खाली तो आपने भी किया है कि नहीं? जरा बताइए, दिल्ली में आप कैसे आए, चुनाव जीते? आप भूल गए क्या? वैसे ये ट्रेंड आपने शुरू किया है, वैसे कहना पड़ेगा आप काफी टैलेंटेड इंसान है, और सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है, आप एक ब्रिलियंट इंसान है। इतना ब्रिलियंट, सबसे पहले आपको मैथ्स नहीं करना आता, और वो ये मैथ्स है कि देश का कर्जा कितना और कितना लिया गया और कितना
चुकाया गया है। खैर वो बात अलग है, मैं उस बारे में जाऊंगा ही नहीं। आपने बात की खजाना खाली करने की, है कि नहीं? केजरीवाल जी खजाना खाली तो आप भी कर रहे हैं, है कि नहीं? माइनॉरिटी एरियाज, पॉपुलेटेड एरियाज, कंजस्टेड एरियाज की वोट को आप कैसे चुरा रहे हैं? वैसे इसको वोट चुराना ही बोलते हैं। सॉरी, चुराना मेरी गलती, ये बहुत गलत वर्ड है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। आई एम सॉरी केजरीवाल जी, पर मैं ये बोलना चाहूंगा, वोट खरीद रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे हैं। फ्री बिजली और फ्री पानी, है कि नहीं? ये भी तो एक तरीका है वोट खरीदने का। जिनकी जिनकी आय कम है, जो लोग कम कमाते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी राहत है ना आपके लिए, कि आप उन्हें फ्री बिजली और फ्री पानी दे रहे हैं। गर्मी में एसी चलाकर भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? खैर, आप भी वोट खरीद रहे हैं एक तरीके से। अगर इंसान एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सेक्ट, जब एक पॉपुलेशन का हिस्सा अगर बिजली और पानी का बिल ना दे, उससे भी खजाना खाली होता है। और दिल्ली का खजाना आप भी खाली कर रहे हैं। जो काम आप खुद कर रहे हैं उसके लिए आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। और बाकी रही आपके लूटने की बात, खजाना खाली तो आप कर ही रहे हैं, साथ में लूटने की भी तो कोशिश की थी। वो तो सेंटर बीच में आ गई, इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए। वरना हर मोहल्ले पे दारू के ठेके बैठाकर खोलकर एक पे एक फ्री, एक डब्बे पे एक डब्बा फ्री, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये सब का तो आप ही का स्कीम था ना सर। या फिर आप भूल गए, जिसकी वजह से सिसोदिया जी भी अभी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। फिर भी आप ऐसे लांछन लगाते फिरते हैं दूसरों के ऊपर, जबकि आपकी खुद का दावा निकाला है कि नहीं? हाथों से लूट मची हुई है, पूरे देश को लूट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी पूरे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कोयला लूट रहे हैं, एयरपोर्ट लूट रहे हैं, सड़कें लूट रहे हैं, बिजली लूट रहे हैं, पानी लूट रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट रहे हैं। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, उससे 10 गुना इन्होंने 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर लूट लिया देश को। अडानी का क्या रोल है इसमें? मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो। वो आंटी को देख रहे हो पीछे, इस देश वो अपने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, वहां की ये और कुछ लेजेंड कहते हैं कि वो अभी वहीं पे बैठी हुई हैं। और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो। वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी जी का। उसके बदले में उसको पता नहीं 10%, 15%, 20% कितनी कमीशन मिलती है, लेकिन दिमाग सारा अडानी का है। और मेरे को ज्यादा चिंता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको कम समझ में आता है। लोग आके उनको कुछ ना कुछ कहीं भी जाते हैं या कोई विदेश से आता है, उसके जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो दो ही कंडीशन होती है। एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले, तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले, फोटो खिंचा ले, पार्क में घूम ले, तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है भाई फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचाने के लिए। और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका दे दे। और कोई किसी कईयों को कहते हैं तारीफ कर दे, कोई आके कुछ नेता आके कहते हैं ना मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उसने क्या लेना देना, मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे, उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी। उनके राज्य, उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वही हाल अब हो रहा अपने देश का, कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की, इस वक्त जिस दौर से देश गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। और उसके ऊपर कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई कुछ भी उनसे साइन। केजरीवाल जी, एक चीज से तो मैं आपकी बात एग्री करता हूँ कि ये गोरे जो हैं बहुत चालाक होते हैं। अगर चालाक नहीं होते तो आपके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों छपते, है कि नहीं? आपको भी तो यूज किया जा रहा है एक तरीके से। खैर, मुझे समझ नहीं आता केजरीवाल जी कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, और आप मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी रिस्पॉन्सिबल बातें कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आता है मोदी से कुछ भी साइन करवा के लेके चला जाता है। हलवा है क्या? ये आपके गांव का घर है क्या कि कोई भी आपसे गले मिलके आपके घर अपने नाम करवा के लेके चला गया और पोजीशन भी ले लिया? सर, आप मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना? आपको पता है क्या प्रोटोकॉल्स हैं, और आपसे भी ज्यादा प्रोटोकॉल्स एक प्रधानमंत्री के होते हैं। क्या आप कभी बन नहीं सकते वो प्रधानमंत्री? लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बाहर से कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी मिनिस्टर, कोई भी कुछ भी, कहीं दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना आ जाए, ऐसी ऐसी गले में हाथ डाल के कुछ साइन करवा के कुछ लेके नहीं जा सकते, ठीक है ना? एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है ना? सिर्फ प्रधानमंत्री अकेला साइन कर देने से कुछ नहीं होता, बहुत चीजें होती हैं।
एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो इनको फॉलो करना पड़ता है। आप तो बोलेंगे प्रोटोकॉल भी उनके तरफ चलता है। सर आप तो कुछ भी बोलते हो, किसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे फिर भी आप कह रहे थे मोदी जी जो है वो कम पढ़े लिखे इंसान है। हाँ, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से वो आते हैं। और अगर उनको आपकी जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली होती ना, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बहुत पहले बन चुके होते हैं और देश अभी कहीं और पहुंच गया होता। आपको उनके बेनिफिट्स कभी दिखाई नहीं देंगे, उन्होंने क्या इनपुट्स दिए हैं अपने देश को, क्योंकि आपने दिल्ली को कोई इनपुट नहीं दिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। और सर आपको अगर ऐसा लगता है कि मोदी जी ऐसा बहुत कुछ करवाते हैं, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो इस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि आपके जो आर्टिकल्स छपते हैं आपके बारे में, आपकी तारीफ करते हुए जो विदेशों में कुछ अखबार जो हमेशा इंडिया के बारे में गलत चीजें ही छापते हैं, गलत छवि दिखाते हैं, वो अखबार आपके बारे में अच्छी चीजें छापते हैं। तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये भी आपकी मिली भगत है बाहर के लोगों के साथ, आपको उनसे पैसा मिलता है या आप उनको पैसे देते हो या कुछ ना कुछ तो करते हो ना, या फिर आप भी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देते ही होंगे, वरना वो आपको इतना क्यों बेनिफिट दे रहे हैं, है कि नहीं? और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भैया मेरे हिसाब से तो हमारे देश में कम पढ़ा लिखा आदमी ही अच्छा है। एटलीस्ट वो देशभक्त तो है। ज्यादा पढ़ा लिखा बन के देशद्रोही होकर फायदा क्या होगा? मैं आपको देशद्रोही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना? मैं आपको देशद्रोही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी किसी को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैं संजीव झा के